दूर समुद्र में एक निजी लग्जरी क्रूज जहाज धीरे धीरे अपनी यात्रा पर बढ़ रहा था। उसकी विशालता और भव्यता एक दहाड़ते हुए बाघ की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए हो। डेक के किनारे पर टोंग आइनिंग खड़ी थी। उसकी आंखों में थकी हुई परछाइयां और होठों पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, मानो वह खुद को इस चमक दमक से अलग दिखाना चाहती हो। उसके कंधे और जांग से रिश्ता खून उसकी कमजोरी की गवाही दे रहा था, फिर भी वह साहस के साथ खड़ी थी। उसके पैरों की लड़खड़ाहट और कांपते हाथ उसकी स्थिति को बयां कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में छलकता हौसला अद्भुत था। सामने खड़े दो लोग, एक आकर्षक महिला और एक सुंदर युवक, उसके घावों को अनदेखा करते हुए उस पर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। महिला के घुंघराले लाल बाल उसकी सफेद ड्रेस के साथ विरोधाभास कर रहे थे और उसके होंठों पर फैली मुस्कान उसकी खुशी और क्रूरता को एक साथ प्रकट कर रही थी। युवक अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की चुभन और कुटिल मुस्कान उसकी सोच को उजागर कर रही थी। क्यों? टोंग आइनिंग की आवाज दर्द और उलझन से भरी थी। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, उसने ऐसा क्या किया था कि ये सब उसके हिस्से आया? क्यों? महिला टोंग यॉक्सिन हंसी रोकने की असफल कोशिश करती हुई बोली, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम हमेशा एक मोहरा थी। जीव कभी तुमसे प्यार नहीं करता था। वह तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत थी। टोंग आइनिंग के होंठ थरथरा गए। उसने अपने दर्द को भीतर दबाते हुए कहा, मैंने तुमसे हमेशा बहन का रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन तुमने सिर्फ नफरत बोई। टोंग यॉक्सिन ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं, फिर वापस देखा। ये खेल और भी लंबा खिंचता, लेकिन अब ये खत्म करने का वक्त है। आइनिंग के सामने उसकी जिंदगी के हर धोखे की तस्वीर साफ हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिल्कुल, तुम, चाहे तुम्हारा बदन हो या दिल, मेरी हो और सिर्फ मेरी, टोंग यॉक्सिन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी उंगलियां क्यूई जियो की छाती पर हल्की लकीरें खींच रही थीं, मानो हर शब्द में उसकी आत्ममुग्धता झलक रही हो। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे एक चालाक खेल का हिस्सा हो। क्यूई जियो उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और गर्व था, लेकिन यह सब देखकर टोंग आइनिंग के भीतर कुछ टूट रहा था। उसे दुख कम और घृणा अधिक महसूस हो रही थी। यह दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। अगर वह घायल न होती तो शायद वह इस अपमानजनक नजारे को सहन करने की बजाय खड़ी होकर अपनी बात कह पाती। तुम, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी चुप्पी थी, जैसे आंसुओं ने हार मान ली हो। टोंग यॉक्सिन ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उससे पहले क्यूईजू ने उसे शांत करते हुए कहा, बेबी परेशान मत हो, वह अब मायने नहीं रखती, वह सिर्फ एक कहानी का अंत है। टोंग यॉक्सिन ने गहरी सांस ली और अपनी मुस्कान वापस लाते हुए कहा, तुम सही हो। वैसे भी मुझे बस ये यकीन करना था कि वह अपनी मां की मौत के बारे में जान चुकी है। अब कुछ भी कहने सुनने का समय नहीं। उसने एक क्षण रुककर आइनिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम खुद से इस खेल को खत्म कर सकती हो। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए इस खेल का अंत लिख दूंगी। उसकी मुस्कान में ठंडक थी, लेकिन उसकी आवाज में छुपा हुआ व्यंग्य हर शब्द को चुभा रहा था। टोंग आइनिंग ने एक पल के लिए अपने आसपास के हालातों को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी झुकी नहीं थी। अगर मैं जिंदा रही, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी, मैं इस अन्याय का बदला जरूर लूंगी। उसके शब्द हवा में तैरते हुए एक चेतावनी की तरह लगे। टोंग यॉक्सिन और क्यूई जियो को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उनके सामने कोई ऐसा सच आ गया हो जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, टोंग आइनिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत मन से उफनते हुए समुद्र की ओर कदम बढ़ा लिया। पानी की गहराई ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ठंडा पानी उसके शरीर को धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। उसकी चेतना धुंधली हो रही थी, लेकिन तभी उसने अपने सीने पर पहने हुए जेड लटकन को चमकते हुए देखा। लाल रोशनी उसके आसपास फैलने लगी और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। कुछ समय बाद सिटी एफ के एक छोटे से अस्पताल के कमरे में, जहां 4 बिस्तर थे,
टोंग आइनिंग एक कोने वाले बिस्तर पर लेटी थी। उसके सिर पर पट्टियां थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह कमरे में सन्नाटा महसूस कर रही थी। उसकी नजरें टीवी पर थी जो खबरें दिखा रहा था। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई थी। वह किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी। टीवी स्क्रीन पर खबरें चल रही थीं। सिटी बी के समुद्र में कल दोपहर एक महिला का शव पाया गया। मृतका की उम्र लगभग 65 साल आंकी गई है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह वही औद्योगिक जासूस और हत्यारा थी जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर लेटी किशोरी लड़की के चेहरे पर एक गंभीर सन्नाटा था। उसकी आंखें खबरों पर टिक गई थीं, मानो हर शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर रहा हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस लड़की की आत्मा अब वही नहीं थी। इस किशोरी के शरीर में अब तांग आइनिंग की आत्मा ने जन्म लिया था। हाँ, तांग आइनिंग का पुनर्जन्म हुआ था। यह अविश्वसनीय था, लेकिन सच। तांग आइनिंग, जो अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और साहस पर गर्व करती थी, को भी इस अप्रत्याशित सच्चाई को स्वीकार करने और समझने में पूरी सुबह लग गई। लेकिन अब, जब भगवान ने उसे यह दूसरा मौका दिया था, तो उसके इरादे और भी स्पष्ट हो गए थे। अगर मैं इस बार जी सकूं, उसने खुद से वादा किया, तो मैं क्यूजियू और तांग याक्सिन से हर उस चोट का बदला लूंगी जो उन्होंने मुझे दी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता का एक तीखा प्रकाश चमक उठा। तांग आइनिंग का पुनर्जन्म गुनिंग के रूप में हुआ था। गुनिंग एक साधारण 22 वर्षीय लड़की जिसने गरीबी और तिरस्कार भरे जीवन को जिया था। गुनिंग का जीवन किसी भी तरह से आसान नहीं था। एक सिंगल मदर परिवार में जन्मी, उसकी माँ गुमान एक आम फैक्ट्री कर्मचारी थीं, जिनकी मामूली आय मुश्किल से उनके लिए पर्याप्त थी। इस वजह से माँ और बेटी को रिश्तेदारों और समाज से बार बार अपमान झेलना पड़ा। गुनिंग हमेशा तिरस्कार और अकेलेपन का शिकार रही। स्कूल में साथी उसे कमीना कहकर चिढ़ाते थे। उसकी सहपाठी और रिश्तेदार, विशेष रूप से उसकी चचेरी बहन गु शियाओक्सियन, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर भी एक समय था जब गुनिंग ने महसूस किया कि जीवन उसे थोड़ा प्यार दिखा रहा है। वह किन जेंग से मिली थी, एक आकर्षक, पढ़ाई में होशियार और अमीर परिवार से आने वाला लड़का। किन जेंग, जो हमेशा स्नेहिल और दयालु लगता था, ने 2 महीने पहले उसका ध्यान आकर्षित किया था। गुनिंग, जो खुद को हमेशा अनदेखा और अस्वीकारित महसूस करती थी, ने उसकी निकटता को एक चमत्कार समझा। वह जानती थी कि वे एक दूसरे के बराबर नहीं थे, फिर भी उसने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। शुक्रवार को किन जेंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया। गुनिंग ने सोचा कि यह एक और खुशनुमा मुलाकात होगी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने पाया कि किन जेंग अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी चचेरी बहन गु शियाओक्सियन भी थी। गुनिंग, शियाओक्सियन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता था कि किन जेंग तुमसे प्यार करता है? यह सब एक मजाक था। मैंने उससे शर्त लगाई थी कि वह तुम्हें केवल 2 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनाएगा और फिर छोड़ देगा। अब वह मेरा है। गुनिंग को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें किन जेंग की ओर मुड़ी, जैसे वह कोई सफाई मांगेगी। लेकिन किन जेंग ने उसकी उम्मीदें तोड़ते हुए कहा, हाँ, यह सच है। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं? तुम जैसी गरीब लड़की, जिसके पास न पैसा है न भविष्य। अगर शियाओक्सियन न होती तो मैं तुम्हें देखता भी नहीं। तुम बस दया के काबिल हो। गुनिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूटने से ज्यादा उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गुनिंग के शरीर में मौजूद तांग आइनिंग की आत्मा ने यह सब याद करते हुए एक गहरी सांस ली। क्या यह दुर्भाग्य या नियति थी? उसने सोचा। लेकिन अब यह नया जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं था। यह उन गलतियों को सुधारने का मौका था जो पिछली बार उसके साथ हुई थी। गुनिंग कमजोर हो सकती थी, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं नहीं हूं। अब तांग आइनिंग गुनिंग की पहचान में अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार थी। उसका दिल बदला लेने की आग और न्याय की दृढ़ता से जल रहा था। तैयार हो जाओ दुनिया, मैं वापस आ गई हूं। गुनिंग को यकीन था कि उसे आखिरकार अपना राजकुमार मिल गया है। लेकिन यह सपना एक बेरहम मजाक से कम नहीं था। किन जेंग का तिरस्कार और गु शियाओक्सियन का अपमान उसके लिए असहनीय था। वह आंसुओं के बोझ तले भाग खड़ी हुई, लेकिन नियति की क्रूरता अभी खत्म नहीं हुई थी। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी।
उसके सिर से बहते खून और धीमी होती धड़कनों के साथ उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। कार का ड्राइवर भाग चुका था और गुनिंग अकेली अपनी बेहोशी में खो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अब वही नहीं थी। वह गुनिंग नहीं बल्कि तांग आइनिंग बन चुकी थी। कमरे के बाहर दो कोमल लेकिन चिंतित आवाजें सुनाई दीं जो तांग आइनिंग को उसके विचारों से बाहर खींच लाईं। यहाँ 33,000 हैं। यह मेरी और तुम्हारे जीजा की पूरी बचत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह निंगनिंग की सर्जरी के लिए काफी होगा, एक गहरी चिंता से भरी आवाज ने कहा। यह गुमान की छोटी बहन गुकिंग की आवाज थी। एक पल के लिए चुप्पी छाई रही, फिर गुकिंग ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, तुम हमारे सबसे बड़े भाई को क्यों नहीं बुलाती? गुमान की आवाज थकी और हताश थी। मैंने पहले ही कोशिश की है, लेकिन उसने कहा कि उसका सारा पैसा उसकी पत्नी के हाथ में है, वह भी दिवालिया हो चुका है, और तुम उसकी पत्नी को जानती हो, पैसा ही उसकी जिंदगी है। उससे कुछ मांगना मतलब खुद को अपमानित करना। गुमान ने हार मानते हुए एक लंबी सांस ली। उनका बड़ा भाई गुकिंग जियांग परिवार का सबसे अमीर सदस्य था, लेकिन वह कंजूस भी था। उसका यह दावा कि उसका पैसा उसकी पत्नी के हाथ में है केवल एक बहाना था, और गुमान ये अच्छी तरह जानती थी। तो तीसरे भाई से मदद मांगी? उसने कहा कि उसने अभी अभी नया घर खरीदा है, उसके पास भी अब कुछ नहीं बचा। निंगनिंग को इस स्थिति में लाने के लिए मैं खुद को दोष देती हूँ। अगर वह ठीक नहीं हुई तो शायद मैं। गुमान की आवाज टूट गई। उसकी हताशा और दर्द साफ छलक रहा था। तांग आइनिंग, जो अब गुनिंग के शरीर में थी, सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी। ये बातचीत उसकी आत्मा को छू गई। सुबह जब वह पहली बार जागी थी तो पुनर्जन्म के विचार ने उसे इतना व्यस्त रखा कि उसने गुमान को यह बताने की जरूरत भी नहीं समझी कि वह होश में आ चुकी है। अब उसे अपनी चुप्पी पर पछतावा हो रहा था। कुछ ही क्षणों में दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। दो मध्यम उम्र की महिलाएं अंदर आईं। उनके चेहरे थके हुए लेकिन स्नेह और चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने साधारण पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनकी त्वचा कठोर जीवन की कहानियां लिखी थीं और उनकी उम्र से अधिक थकान उनके चेहरे पर झलक रही थी। फिर भी उनके अंदर एक अदम्य साहस था। तांग आइनिंग ने धीरे से कहा, माँ, चाची। उसके शब्दों में एक ऐसी कोमलता थी जो गुमान और गुकिंग के दिलों को छू गई। तांग आइनिंग के लिए यह नया नहीं था। वह अब इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। गुनिंग की यादें अब उसकी अपनी थीं। गुनिंग की यादों में उसकी मां के स्नेह और त्याग की गहराई स्पष्ट थी। यह वही कारण था जिसने तांग आइनिंग को बिना किसी झिझक के गुमान को अपनी मां के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। गुमान ने तांग आइनिंग को अपनी मां की याद दिला दी। वह भी त्याग और दर्द से भरी थी, लेकिन गुमान के पास अभी भी जीवन का सहारा था। तांग आइनिंग के दिल में एक ठान चुकी भावना जाग उठी। वह इस जीवन में केवल देखने और सहने के लिए नहीं थी। वह अपनी नई पहचान के साथ हर बाधा का सामना करने और अपने प्रियजनों के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, उसने खुद से वादा किया। तांग आइनिंग अब गुनिंग ने जैसे ही अपनी आवाज दी, कमरे में सन्नाटा छा गया। गुमान और गुकिंग की आंखें विस्मय और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या उनकी निंग, जो अब तक अचेत पड़ी थी, सचमुच जाग गई थी? तुम जाग गई? गुमान ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेटी के करीब आने को उत्सुक थी, पर चोट पहुंचाने के डर से ठिठकी खड़ी रही। उसकी बाहें झूल गई, मानो नहीं जानती कि अपने हाथ कहाँ रखें। मां, मैं ठीक हूं, मैं जाग चुकी हूं, गुनिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अपनी मां के हाथों को कसकर थाम लिया। गुमान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तुम्हें देख रही हूं, यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। तुम ठीक हो, यह भगवान का आशीर्वाद है। गुकिंग, जो अब तक किनारे खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। निंगनिंग, तुमने हमें डरा दिया था, लेकिन अब तुम ठीक हो। हम सच में कितने खुशकिस्मत हैं। गुनिंग ने अपनी मां का हाथ सहलाते हुए उन्हें और शांत किया। मां, मैं पूरी तरह ठीक हूं, आप चिंता मत करें। गुमान की आंखों में राहत की एक छलक आई, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। यह मानो वह डर रही थी कि अगर उसने अपनी बेटी का हाथ छोड़ा तो वह फिर कहीं खो जाएगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
गुकिंग ने अचानक कहा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में डॉक्टर और एक नर्स कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने स्थिति को देखते हुए हैरानी से सिर हिलाया। यह चमत्कार से कम नहीं है कि वह इतनी जल्दी होश में आ गई हैं। हालांकि हमें पूरी जांच करनी होगी। डॉक्टर ने गुनिंग का गहन परीक्षण किया और परिणाम सामान्य दिखे। यह सभी के लिए राहत की बात थी। जांच खत्म होने के बाद गुकिंग अस्पताल से कुछ खाना लाने चली गई, जबकि गुमान वहीं रुककर अपनी बेटी का ध्यान रखने लगी। गुनिंग ने मां के प्यार को हर उस पल में महसूस किया। ये एक अनमोल एहसास था। उनके पिछले जीवन में ऐसी देखभाल शायद ही उन्हें मिली थी। वह खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। भोजन के बाद गुकिंग काम पर लौट गई और गुमान ने अपनी बेटी के पास बैठकर बातें करना शुरू कर दिया। हर बात में उनके स्नेह और चिंता का एहसास हो रहा था। गुमान ने कहा, तुम्हारे ठीक होने की खुशी में आज मैंने छुट्टी ले ली है। मैं यहीं रहूंगी ताकि तुम्हें अकेला न महसूस हो। गुनिंग ने उनकी थकी हुई आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको आराम करना चाहिए। अगर आप आराम नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। गुमान पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन बेटी के प्यार भरे आग्रह के आगे हार मान गई। वह पास के खाली बिस्तर पर लेट गई। थकान से बोझिल गुमान जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। लेकिन गुनिंग के लिए नींद दूर दूर तक नहीं थी। अकेली पड़ी वह छत को घूर रही थी। उसके मन में अतीत के घाव और वर्तमान की नई जिम्मेदारियां उमड़ रही थीं। इस बार उसने खुद से वादा किया, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं हर उस चीज से लड़ूंगी जिसने मुझे या मेरी मां को तोड़ा है। यह उसकी नई शुरुआत थी। उसके पास अब एक उद्देश्य था और दिल में आग। वह जानती थी कि इस बार वह अपनी नियति खुद लिखेगी। अचानक गुनिंग ने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर से कोई गुजर रहा था। उसने हड़बड़ाकर ऊपर देखा, लेकिन वहां केवल सफेद छत थी। उसकी सांसें रुक सी गईं। मैंने अभी क्या देखा? उसने खुद से पूछा। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था? उसने खुद को संभाला और ध्यान वापस पास के बिस्तर पर केंद्रित किया, जहां उसकी मां गुमान गहरी नींद में थी। उनकी पीली त्वचा, माथे की झुर्रियां और आंखों के नीचे गहरी रेखाएं गुनिंग को अंदर तक झकझोर गईं। मां ने अपनी सारी जिंदगी मुझे बेहतर देने की कोशिश में बिताई, उसने सोचा। चाहे खुद को तकलीफ देनी पड़ी हो या अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना पड़ा हो, उनकी प्राथमिकता हमेशा गुनिंग ही रही। लेकिन अब वह कमजोर नहीं रह सकती। वह सिर्फ अपनी मां का सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व के लिए भी लड़ना चाहती थी। फिर अचानक उसकी नजर छत से हटकर दूसरी तरफ गई। उसने फिर से देखा, एक चलता हुआ आकृति। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। पर जब उसने ध्यान से देखा, वहां सिर्फ एक सफेद दीवार थी। हालांकि यह भ्रम जैसा नहीं लगा। उसने दीवार के पार एक दरवाजा देखा जिस पर 6 अंकित था, कमरा 16। उसने अपने आप से बुदबुदाया। यह तो उसी के सामने वाले कमरे का नंबर था। जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने दीवार की ओर अपनी दृष्टि टिका दी। कुछ पलों बाद दीवार पारदर्शी हो गई। उसने कमरे के अंदर का नजारा साफ देखा। मरीज, डॉक्टर, नर्सिंग और यहाँ तक कि कमरे के उपकरण। यह क्या हो रहा है? उसका दिमाग सवालों से भर गया। एक साहसिक विचार उसके मन में कौंधा। क्या यह दिव्य दृष्टि हो सकती है? उसने और परीक्षण करने की ठानी। दूसरी दीवार की ओर ध्यान केंद्रित किया। वहां भी वही हुआ। दीवार पारदर्शी हो गई और उसने उस पार का दृश्य देखा। अब वह लगभग यकीन कर चुकी थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में तेज दर्द उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पलों बाद वह बेहोश हो गई। सपना उसने खुद को समुद्र में डूबते हुए देखा। उसके चारों ओर ठंडा पानी और गहराई का भयावह सन्नाटा था। लेकिन तभी उसकी छाती से एक तेज लाल चमक निकली। यह क्या है? उसने घबराकर सोचा। दूर से एक भारी बूढ़ी आवाज आई। यह फीनिक्स का खून है, एक प्राचीन जेड जो फीनिक्स के रक्त और धरती की आत्मा से बना है। यह जादुई शक्ति रखता है, पुनर्जन्म, अनंत जीवन। सपना समाप्त हुआ और गुनिंग झटके से जाग गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। यह सब क्या था? या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे उत्तर मिल चुका है। फीनिक्स का खून, यही मेरी शक्ति का स्रोत है। इसी ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब गुनिंग पूरी तरह से समझ गई थी। यह पुनर्जन्म सिर्फ एक दूसरा मौका नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। उसे अपनी नियति खुद लिखनी थी।
वह जानती थी कि उसका सफर कठिन होगा, लेकिन अब उसके पास न केवल साहस था बल्कि ताकत भी। इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, उसने खुद से वादा किया। मैं अपनी माँ की सारी कुर्बानियों का सम्मान करूंगी और उन सबको जवाब दूंगी जिन्होंने हमें तोड़ा है। गुनिंग को अब यह समझ आ चुका था कि उसके पास जो अद्भुत शक्तियां हैं, उनका स्रोत फीनिक्स के आकार का वह लाल जेड था जिसे उसने संयोगवश पाया था। वह इसे केवल एक साधारण आकर्षण समझकर अपने पास रखती थी, लेकिन इसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। यह सिर्फ एक जेड नहीं है, उसने खुद से कहा। यह मेरी नई जिंदगी की कुंजी है। उसने महसूस किया कि यह जेड वास्तव में फीनिक्स का खून था, एक जादुई वस्तु जो फीनिक्स के रक्त और धरती की आत्मा से बनी थी। इसके प्रभाव से उसे दिव्य दृष्टि, फोटोग्राफिक मेमोरी और अद्भुत टेलीपैथिक आई स्पेस की शक्ति मिली थी। शक्तियों रहस्य दिव्य दृष्टि ने उसे हक्षमता दी कि वह दीवारों के आर पार देख सके। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी ने उसे हर चीज को सटीकता से याद रखने की शक्ति दी, और टेलीपैथिक आई स्पेस ने उसे वस्तुओं को मानसिक रूप से स्टोर करने और वापस निकालने की अद्भुत शक्ति प्रदान की। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग मुफ्त में नहीं था। हर बार जब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती, तो उसे अपनी ऊर्जा यानी जेड की शक्ति खर्च करनी पड़ती। शक्ति एक उपहार है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसने सोचा। जेड की खोज फीनिक्स का खून, जो स्वयं एक जेड था, अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए जेड की ऊर्जा पर निर्भर था। ये जेड दो प्रकार के होते थे, नेफ्राइट और जोडेट। नेफ्राइट में क्रिस्टल, कैरोल और एगेट जैसे रत्न शामिल थे, जबकि जोडेट मुख्य रूप से उमराल्ड होते थे। गुनिंग को अब इस बात का एहसास हो गया था कि उसे बड़ी मात्रा में जेड की आवश्यकता होगी, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं थी। जेड दुर्लभ और महंगा था। पत्थर की जुगाली गुनिंग को अचानक याद आया कि पत्थर की जुगाली, स्टोन गैम्बलिंग, जेड खोजने का एक अनोखा तरीका हो सकता है। ये एक ऐसा खेल था जिसमें पत्थर के अंदर जेड होने की संभावना पर दांव लगाया जाता था। अब मेरे लिए यह खेल आसान हो गया है, उसने सोचा। उसकी दिव्य दृष्टि ने उसे पत्थर के भीतर छिपे जेड को देखने की शक्ति दी थी। इससे न केवल वह ज्यादा जेड प्राप्त कर सकती थी, बल्कि बहुत सारा पैसा भी कमा सकती थी। सीमाएं और खतरे, हालांकि उसने जल्द ही समझ लिया कि यह रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कसीनो के अपने नियम होते हैं, उसने खुद से कहा। अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा जीतूंगी तो लोग मुझ पर शक करेंगे। उसने ठान लिया कि वह जुए में कभी जरूरत से ज्यादा नहीं उलझेगी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सतर्कता और विवेक के साथ करेगी। एक नई शुरुआत गुनिंग अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने ठान लिया था कि वह इन अद्भुत शक्तियों का उपयोग अपनी मां के जीवन को बेहतर बनाने, अपने दुश्मनों से बदला लेने और एक नई पहचान बनाने के लिए करेगी। अब से मैं किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगी, उसने खुद से वादा किया। गुनिंग की आंखों में एक नई चमक थी। उसका सफर कठिन था, लेकिन उसके पास दृढ़ संकल्प और शक्ति थी। फीनिक्स के खून ने उसे एक नया जीवन दिया था, और वह इसे पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। गुनिंग के लिए हर पल अब एक रहस्यमय अनुभव बन चुका था। उसके पास जो शक्तियां थीं, वे उसे हर नई परिस्थिति में साहसिक कदम उठाने का साहस दे रही थीं। जादुई शक्तियों की समझ गुनिंग को प्राचीन वस्तुओं की शक्ति का महत्व समझ आ गया था। प्राचीन वस्तुएं सिर्फ ऐतिहासिक नहीं होती, बल्कि वे सूर्य और चंद्रमा के सार को समेटे होती थीं। इनमें छिपी शक्ति किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती थी, लेकिन अब वह किसी सामान्य व्यक्ति जैसी सोच नहीं रखती थी। वह जानती थी कि उसकी जेड आंखें उसे किसी भी भ्रम या असफलता से बचा सकती हैं। एक अप्रत्याशित घटना, गुमान की चिंतित आवाज ने उसे उसके विचारों से खींच लिया। निंग निंग, तुम ठीक हो? गुमान ने घबराकर पूछा। गुनिंग ने मां के चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गुमान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्की चिंता झलक रही थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाती हूं। गुनिंग ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रहस्यमय डॉक्टर से मुठभेड़ जैसे ही गुनिंग अस्पताल के गलियारे में टहलने निकली, अचानक एक तेजी से चलता हुआ डॉक्टर उससे टकरा गया। वह लड़खड़ा गई, लेकिन किसी तरह दीवार को पकड़कर खुद को संभाल लिया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि शायद डॉक्टर किसी आपात स्थिति में था, लेकिन तभी उसने कुछ असामान्य देखा।
उस डॉक्टर की आंखों में एक अजीब नफरत छलक रही थी। ये नफरत किसी आम झुंझलाहट से अलग थी, गहरी, तीव्र और लगभग घातक। ये नफरत मुझसे नहीं है, गुनिंग ने सोचा। उसने डॉक्टर की कमर पर कुछ देखा, सफेद कोट के नीचे छिपी हुई एक बंदूक। अंदर छिपा रहस्य गुनिंग स्तब्ध रह गई। एक डॉक्टर बंदूक लेकर क्यों घूम रहा था? वह कोई पुलिस वाला भी नहीं लग रहा था। कुछ तो गलत है। अपने जेड आंखों के माध्यम से वह यह भी देख सकी कि डॉक्टर का इरादा निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने का हो सकता है। गुनिंग ने गहरी सांस ली। वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने तय किया कि वह उस आदमी का पीछा करेगी, लेकिन सतर्कता से। छिपा हुआ खतरा। डॉक्टर एक महिला डॉक्टर के पास गया जो सफेद कोट पहने हुए बाहर निकल रही थी। उसने उसे रोक लिया और धीमे स्वर में उससे कुछ कहा। गुनिंग ने देखा कि महिला डॉक्टर का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। कुछ पलों बाद वह उसे अपने साथ ऊपर की ओर ले जाने लगा। गुनिंग उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक सुनसान बालकनी थी। बालकनी पर टकराव संदिग्ध ने महिला डॉक्टर को बालकनी के किनारे ले जाकर उससे बात शुरू की। गुनिंग ने देखा कि वह धीरे धीरे अपनी बंदूक निकाल रहा था। महिला डॉक्टर के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसकी आंखें मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं, लेकिन वहां कोई और नहीं था। गुनिंग ने महसूस किया कि उसे अब हस्तक्षेप करना होगा। मैं इसे रोक सकती हूं, उसने खुद से कहा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसकी जेर आंखों ने उसे डॉक्टर की हर हरकत स्पष्ट रूप से दिखा दी। उसने पूरी तरह से स्थिति का आकलन किया और सही समय पर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। एक साहसिक कदम गुनिंग ने खुद को मजबूत किया। अब वक्त है कि मैं अपने जीवन में मिले इस नए उद्देश्य को पूरा करूं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक संयमित आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सिर्फ एक इंसान को बचाने का मामला नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी उसके लिए और उस महिला डॉक्टर के लिए। आज मैं यह साबित करूंगी कि मैं अब सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं हूं। गुनिंग ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि पहले स्थिति को समझा जाए और सही समय आने पर कार्रवाई की जाए। स्थिति की गंभीरता संदिग्ध यांग हाओ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। उसने अपनी नजरें महिला डॉक्टर आन कियान पर गड़ा दी। वह असहज और घबराई हुई लग रही थी। उनका संवाद तनाव से भरा हुआ था और गुनिंग ने समझा कि यह पल कितना संवेदनशील है। गुनिंग ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि निकास के पास कुछ सामान बेतरतीब ढंग से रखा हुआ है। उसने यह तय किया कि वह इन्हीं चीजों की आड़ लेकर संदिग्ध के पास पहुंच सकती है। उसने धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। भावनाओं का टकराव। महिला डॉक्टर ने घबराहट भरी आवाज में कहा, यांग हाओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यांग हाओ ने गहरी सांस लेते हुए तीखे स्वर में कहा, तुमसे क्या चाहिए? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और इसका कारण सिर्फ तुम हो। अस्पताल ने मुझे निकाल दिया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आन कियान ने धीरे और संयमित स्वर में जवाब दिया, यांग हाओ, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो किया वह सही था। मैंने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर मैंने कुछ गलत देखा तो उसकी रिपोर्ट करना मेरा फर्ज था। यांग हाओ का चेहरा तनाव से भर गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे सही या गलत की परिभाषा ने मेरी जिंदगी को एक बुरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब मुझे इसका हल चाहिए। गुनिंग की समझदारी। गुनिंग ने ध्यान से देखा कि यांग हाओ अब पूरी तरह से अपनी भावनाओं के प्रभाव में है। उसे यह समझ में आया कि अगर किसी ने सही शब्दों का इस्तेमाल किया तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। उसने ये भी महसूस किया कि आन कियान खुद को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। आन कियान ने संयमित स्वर में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई समाधान चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। सकारात्मक बदलाव। यांग हाओ थोड़ा शांत हुआ। उसने सोचा कि शायद आन कियान उसकी स्थिति को समझ रही हैं। गुनिंग ने यह समझ लिया कि अब हस्तक्षेप का सही समय है। उसने सधे हुए स्वर में पीछे से कहा, यांग हाओ, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। हो सकता है कि तुमने गलतियां की हों, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए।
अंत में आन कियान और गुनिंग ने मिलकर यांग हाओ को विश्वास दिलाया कि उसकी समस्याओं का हल बातचीत और सही रास्ते पर चलने से निकल सकता है। धीरे धीरे यांग हाओ का गुस्सा कम हुआ और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि संयम, सही शब्द और समझदारी के साथ किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को हल किया जा सकता है। गुनिंग ने गहराई से सोचा कि यांग हाओ उतना भोला नहीं था कि वह एन कियान को जाने देता। अगर उसने ऐसा किया होता तो एन कियान को पुलिस को फोन करना पड़ता, लेकिन इसका मतलब यह था कि भले ही यांग हाओ पैसे ले ले, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से बचा नहीं सकता था। यांग हाओ की राहत एन कियान की सहमति सुनकर यांग हाओ ने राहत की सांस ली। उसकी आवाज में कुछ नरमी आई। बहुत बढ़िया, लेकिन आपको स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा। एन कियान ने अपना फोन निकाला और उसे होशियारी से चलाते हुए कहा, जरूर। उसका हाथ अभी भी हल्के से कांप रहा था। तनाव का क्षण बंदूक के साथ यांग हाओ का हाथ थका हुआ लग रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ ढीला किया। गुनिंग ने मौके को भुनाया। उसने बिना किसी देरी के यांग हाओ की ओर कदम बढ़ाए और एक तेज लेकिन सटीक हरकत से स्थिति संभाल ली। यांग हाओ का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से बंदूक दूर चली गई। एन कियान ने देखा कि पूरा दृश्य बहुत तेजी से हुआ और उसे समझ में नहीं आया कि उसका फोन भी कहीं जमीन पर गिर गया था। राहत और आशंका गुनिंग ने यांग हाओ को बेहोश किया और उसके मुंह को कपड़े से ढक दिया। उसने रस्सी भी उसके हाथ पांव में बांध दी। उसने एन कियान की ओर देखा, जो अब थोड़ी असमंजस दिख रही थी। पुलिस को बुलाओ, गुनिंग ने उसे जल्दी से कहा। एन कियान को थोड़ा होश आया। वह थोड़ी असमंजस थी और उसका फोन भी कहीं गायब लग रहा था। वह जल्दी से उसे जमीन से उठाती हुई बोली, ओह, ठीक है, ठीक है। उसने फोन को देखा और तुरंत कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी जानकारी साझा कर पाती, कॉल रिसीव हुआ। एन कियान ने देखा कि कॉलर के नाम पर उसका पिता था। उसकी आवाज में डर और चिंता थी। हाय कियान, कियान तुम अभी कहाँ हो? एन कियान के पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। एन कियान ने संक्षिप्त में उन्हें पूरा घटनाक्रम समझाया। मैं इनपेशेंट डिपार्टमेंट की खुली बालकनी में हूँ। पिताजी, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं या? एन कियान के पिता की आवाज में डर और चिंता की गहराई थी। क्या ये कैसे संभव है? क्या तुम ठीक हो? एन कियान ने जवाब दिया, दोद, अब मैं ठीक हूं। पिता ने तुरंत कहा, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं और अभी पुलिस को मत बुलाओ। फोन पर बातचीत के बाद गुनिंग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे यह समझ में आया कि एन कियान ने पुलिस को कॉल न करने का कारण बताया। एन कियान ने कहा, अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो विल अस्पताल को पता चल जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसे मैं जोखिम में नहीं डाल सकती। गुनिंग ने उसकी बातों को समझा और अपना मुंह बंद रखा। रिकॉर्डिंग का खुलासा एन कियान ने आगे कहा, मैंने उनके साथ का संवाद रिकॉर्ड कर लिया है। उनके फिंगरप्रिंट और सबूत भी मेरे पास हैं। पुलिस के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। गुनिंग ने उसकी समझदारी की सराहना की। इतनी कठिन परिस्थिति में भी एन कियान ने संयम बनाए रखा और सबूत इकट्ठा किए। एन कियान ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे आपकी मदद के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूं। उसने अपने कपड़े से एक चेक और पेन निकाला। उसने उसे लिखा और गुनिंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। यह 500 टन का चेक है, कृपया इसे ले लो। गुनिंग ने चेक देखा। उसकी भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ी देर सोचती रही और फिर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हारे जीवन को पैसे के लिए नहीं बचाया। कृपया ये चेक वापस ले लो। एन कियान थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने गुनिंग की ईमानदारी और नेक इरादे को समझा। उसने महसूस किया कि ये युवती सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सही कारण से उसके लिए खड़ी हुई थी। एन कियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसे ले लूंगी, सिर्फ एक भावी सुरक्षा की गारंटी के रूप में। दोनों के बीच एक अनोखा समझौता था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में थी और गुनिंग और एन कियान दोनों ने यह सीख लिया कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए संयम और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एन कियान ने गुनिंग को किसी भी प्रकार की असहजता में डालना नहीं चाहा, इसलिए उसने चेक वापस ले लिया। हालांकि गुनिंग ने उसकी जान बचाई थी और इसी कारण उसे बिना कुछ किए भी असहसूस हो रही थी।
उसने महसूस किया कि पैसे से कहीं ज्यादा किसी सच्चे नेटवर्क और दोस्ती का महत्व होता है। एन कियान ने मुस्कुराते हुए अपना नाम कार्ड निकाला और गुनिंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम चेक नहीं लेना चाहती हो तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये मेरा नाम कार्ड है। अगर कभी किसी चीज में मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल जरूर करना। मैं जितना कर सकती हूं बिना किसी जंच के तुम्हारी मदद करूंगी। गुनिंग ने इसका कोई लालच नहीं दिखाया। वह इसे एक मौके के रूप में देख रही थी, दोस्ती और समर्थन के एक नए रिश्ते के तहत। गुनिंग ने नाम कार्ड स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं इसे ले लूंगी। एन कियान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम एन कियान है। गुनिंग ने भी उसे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। मेरा नाम गुनिंग है। इस प्रकार उनकी मुलाकात एक नई शुरुआत के साथ हुई। एन कियान ने थोड़ी देर बाद कहा, माफ कीजिए, मुझे अब जाना होगा। अगर मेरी माँ मुझे नहीं ढूंढ पाई तो उन्हें चिंता होगी। और हाँ, कृपया पुलिस को न बताएं कि मैं इसमें शामिल हूँ। मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। इससे पहले कि एन कियान को कोई और जवाब मिलता, गुनिंग तेजी से वहां से चली गई। एन कियान ने गुनिंग को जाते देखा और उसके पीछे आवाज दी, अरे रुको। लेकिन गुनिंग बहुत तेजी से चली गई थी। एन कियान ने महसूस किया कि उसे गुनिंग का फोन नंबर भी नहीं मिला था। फिर उसने निराश होकर सीढ़ियों की ओर देखा। कुछ ही समय बाद खुली बालकनी पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। उसके सफेद कोट से साफ था कि वह एक डॉक्टर था। उसके पीछे कुछ अन्य लोग भी थे, शायद मेडिकल पेशे से जुड़े लोग। वह व्यक्ति सीधे एन कियान के पास आया और चिंता के साथ पूछा, कियानशन, क्या तुम ठीक हो? एन कियान ने राहत की सांस लेते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैं ठीक हूं। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह सुनकर राहत मिली। फिर उनकी नजरें खुले बालकनी में पड़ीं। योगहाओ अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। एन कियान के पिता ने ध्यान ध्यान से देखा और पूछा, वह लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारी जान बचाई? एन कियान ने धीरे से कहा, ओह, वह इसलिए चली गई कि कहीं उसकी मां परेशान न हो जाए। और उसने ये भी कहा कि वह पुलिस को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। उसके पिता ने पूछा, क्या तुमने उसका धन्यवाद किया? एन कियान ने जवाब दिया, मैंने उसे 510 येन का चेक दिया था, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर मैंने दोस्ती का प्रस्ताव देते हुए अपना नाम कार्ड दिया और उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसके पिता भी अब गुनिंग के बारे में सोचते हुए थोड़े आश्चर्यचकित थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर गुनिंग ने पैसे ले भी लिए होते तो वह उसे इसके लिए दोष नहीं देते, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि उस युवती ने सच में एन कियान की जान बचाई थी। अब एन कियान और उसके पिता के दिल में गुनिंग के प्रति सिर्फ कृतज्ञता ही नहीं, बल्कि गहरा सम्मान भी था। एन परिवार यह अच्छी तरह से जानता था कि उन्हें गुनिंग के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। अगर गुनिंग ने पैसे मांगे होते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देते। गुमान पहले मरीज के कमरे में वापस लौट आई थी, लेकिन गुनिंग वहां नहीं थी और उसके मन में तुरंत चिंतन की लहर दौड़ गई। उसने सेब का एक बैग गिराया और अपनी बेटी की तलाश में बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह मरीज के कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि गुनिंग ठीक उसी समय लौट आई थी। गुमान को एहसास था कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसने इस बात के लिए गुनिंग को दोष नहीं दिया। रात बेहद शांत थी। सुबह के समय गुनिंग की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखकर गुमान का दिल बहुत हल्का हुआ। उसने तुरंत सामान पैक किया और घर जाने की तैयारी शुरू की। गुनिंग, मैं तुमसे मिलने आई हूं। दरवाजे पर अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। ये एन कियान थी। गुनिंग को थोड़े समय के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह ज्यादा परेशान नहीं हुई। कल की घटना के बाद से एन कियान का उस पर आना बिल्कुल सामान्य था। साथ ही एन कियान के लिए यह जानना आसान था कि वह गुनिंग किस कमरे में थी, क्योंकि वह अस्पताल में काम करती थी। गुनिंग की मां या वह स्वयं मरीज थी या किसी अन्य कारण से यहां आई थी। एन कियान ने अस्पताल के सूचना डेस्क से गुजर हुए ये जानकारी हासिल की और पाया कि गुनिंग वास्तव में मरीज थी। मिस एन, स्वागत है। गुनिंग ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया।
यह आपकी माँ होगी, एनकियान ने गुमान की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, गुनिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुनिंग की माँ। मेरा नाम एनकियान है। मैं गुनिंग की दोस्त हूँ। एनकियान ने विनम्रता के साथ अपना परिचय दिया। एनकियान को थोड़ी उलझन हो रही थी कि गुमान को किस तरह संबोधित करें। गुमान लगभग 6 वर्ष की थी, जबकि वह हरसेल्फ 10 वर्ष की थी। 10 साल का फर्क था और एनकियान सोच रही थी कि क्या उसे चाची कहना उचित होगा या बहन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस एन, गुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया। हालांकि वह थोड़ी चौंकी हुई थी कि गुनिंग का एक दोस्त उससे इतनी बड़ी उम्र का था, लेकिन उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। उसके लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ जुड़ाव और परस्पर सहानुभूति था, और इसके आधार पर किसी भी सामाजिक अंतर को देखना बेमानी था। यह गुनिंग से बहुत दूर है। काश वह इस समस्या को और जल्दी ठीक कर पाती। एन कियान ने गुमान को अपना तोहफा देते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिस एन। मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस एहसान का कैसे रिपेमेंट करूं। गुमान थोड़ी असहज हुई, क्योंकि तोहफा वास्तव में सस्ता नहीं था। हालांकि वह थोड़ी झेंप चुकी थी, लेकिन उसने तोहफे को अस्वीकार नहीं किया। किसी दोस्त की दयालुता को ठुकराना उसके लिए आसान नहीं था। यह कुछ भी नहीं है, एन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको मदद करने की कोशिश की है। दोस्ती का सबसे सुंदर पहलू यही होता है कि आप बिना किसी संकोच के एक दूसरे का सहारा बनते हैं। गुमान ने एन कियान की बातों को महसूस किया और उसकी दयालुता को अपने दिल में ग्रहण किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक तोहफा ही नहीं, बल्कि एक सजीव समर्थन और विश्वास था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिस एन। वास्तव में यह पहली बार था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसके और उसकी बेटी के लिए इतनी देखभाल और सहानुभूति दिखाई हो। गुमान ने उपहार को बिस्तर के पास रखी छोटी सी टेबल पर सावधानी पूर्वक रख दिया और फिर एन कियान की ओर पानी का एक कप बढ़ाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एन कियान ने पानी का कप लिया और मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं। फिर एन कियान ने गुनिंग से सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, गुनिंग, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? गुनिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं और अस्पताल से बाहर जाने के लिए तैयार भी हूं। सच में? एन कियान की आंखों में खुशी झलक आई। उसने तुरंत कहा, बधाई हो। धन्यवाद, गुनिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद एन कियान ने गुनिंग और उसकी मां को अस्पताल से बाहर ले जाने में मदद की। गुमान का मन थोड़ा चिंतित था। उसे पता था कि एन कियान इस अस्पताल में काम करती है और वह उसे ज्यादा परेशानी में डालना नहीं चाहती थी। लेकिन एन कियान ने अपनी बात पर जोर दिया और अंततः गुमान ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाहर निकलते समय एन कियान ने उनके लिए पहले से ही एक टैक्सी बुला दी थी। गुमान ने उसकी इस दयालुता के लिए धन्यवाद किया। वह शब्दों में इसका इजाफा नहीं कर पा रही थी। गुनिंग भी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने एन कियान का धन्यवाद कहा। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसके दिल में बहुत सुकून और आजादी का एहसास हुआ। आधे घंटे बाद वे दोनों घर पहुंच गए। गुनिंग और उसकी मां पुराने जिले की एक संकरी गली में स्थित एक पुरानी इमारत में रहती थी। ये गली बहुत पुरानी थी और आने वाले समय में इसे ध्वस्त कर दिया जाने वाला था। उनका ये घर उनके दादाजी की संपत्ति थी। जब 10 साल पहले उनके दादाजी का निधन हुआ, तो उनकी दादी सबसे बड़े चाचा गुकिनजियांग के साथ रहने चली गई और घर गुनिंग और उसकी मां के नाम हो गया। हालांकि उन्हें किराया देना पड़ता था। चूंकि वे परिवार के सदस्य थे, किराया आधा था, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनका घर पुराने जिले में था, एक साधारण 2 मंजिला पुराना मकान। पहली मंजिल में लिविंग रूम, रसोई और बाथरूम था, जबकि दूसरी मंजिल पर 3 कमरे थे। गुनिंग सोचते हुए इस घर को देख रही थी। पुराने फर्नीचर, सीमित सुविधाएं और घर के छोटे आकार को देखकर वह सोच में पड़ गई। वह जान गई थी कि उसका परिवार बहुत ही साधारण तरीके से जिंदगी बिता रहा था, मगर गुनिंग में शिकायत की कोई भावना नहीं थी। उसकी नजरों में वह सब एक चुनौती था और वह अपने प्रयासों से चीजों को बदलना चाहती थी। उसे अपनी मां पर गहरा विश्वास था और उनके लिए एक बेहतर जीवन की योजना बना ली थी। वह जितना हो सके जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, ताकि अपनी मां के लिए एक सुंदर घर खरीद सके। उसे अच्छे कपड़े, महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और एक आरामदायक जीवन देना था।
उसके मन में यह सपना था कि उसकी माँ एक सुरक्षित और सुखद जीवन बिताए। गुनिंग को अपनी माँ से गहरा प्रेम था। उनके साथ बिताए हर क्षण ने उसके संघर्ष को और भी मजबूत बना दिया। मैं एक दिन तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर बना दूंगी माँ, उसने अपने दिल में एक संकल्प किया और उसके दिल में उम्मीद और विश्वास की एक नई किरण जग गई। गुमान वास्तव में बूढ़ी महिला नहीं थी, वह सिर्फ 39 वर्ष की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में समय की धाराओं ने कई संघर्ष दिए थे। उसके जीवन में करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी था। 60 वर्षों तक वह अविवाहित रही। गुमान बेहद सुंदर थी और उसके कई प्रशंसक थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि गुनिंग असहज महसूस करे। इसलिए उसने फिर से शादी करने का दृढ़ निर्णय लिया था। अब गुनिंग बड़ी हो चुकी थी और गुमान को लगने लगा था कि शायद अब उसके लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी की खोज का समय आ गया है। गुनिंग ने मन ही मन ठान लिया वह अपनी मां के लिए एक अच्छा और समझदार जीवन साथी खोजेगी। गुमान के जैविक पिता के बारे में उसकी बेटी ने कभी कोई जानकारी नहीं पूछी। खुद गुमान भी इस विषय में चुप रही। यह रहस्य उनके रिश्तेदारों के लिए भी था। गुनिंग को सिर्फ इतना पता था कि उसकी मां ने 3 वर्ष की आयु में गर्भवती होने का अनुभव किया था। उस समय गुमान अपने कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में थी। अचानक उसकी जिंदगी का मोड़ आया और परिवार के विरोध के बावजूद उसने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। अपने माता पिता के विरोध और सामाजिक दबाव के चलते गुमान ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी बेटी की देखभाल के लिए अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। यह एक कठिन समय था। गुनिंग के दादा तब जीवित थे और उनकी देखभाल के लिए उनके पास सहारा था। गुमान अपनी मेहनत से घर का खर्चा उठाती थी और उसकी बेटी भी बचपन से उनके दादा के अधीन पलती रही। 10 साल पहले जब दादा का निधन हुआ, गुनिंग और उसकी मां के सामने एक नई चुनौती आई। उनकी दादी उनके सबसे बड़े चाचा के साथ रहने चली गई और फिर जीवन थोड़ा और मुश्किल हो गया। निंग निंग, पहले बिस्तर पर आराम करो, मैं अब खाना बनाती हूँ, और अपने कपड़े बदलना मत भूलना, मैं बाद में कपड़े धो दूंगी, गुमान ने ममता भरे स्वर में अपनी बेटी से कहा। गुनिंग ने कहा, मैम तुम खाना बनाओ और मुझे कपड़े धोने दो। उसकी आवाज में एक चिंता थी, लेकिन उसकी मां ने ममता से उसे रोक दिया। नहीं, तुम मरीज हो, गुमान ने ठंडे स्वर में कहा। मैं अब ठीक हूं, गुनिंग ने अपनी बात पर जोर दिया। मैंने कहा नहीं, गुमान ने हल्के स्वर में कहा, मानो वह अपने दुखों से लड़ रही हो। आधे घंटे बाद खाना तैयार था। चूंकि उनके पास संसाधन बहुत सीमित थे, उनका खाना हमेशा सादा ही होता था। लेकिन आज गुनिंग की अस्पताल से छुट्टी हुई थी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मांस पकाया। रात के खाने के दौरान गुमान लगातार अपनी बेटी के कटोरे में मांस डालती रही। उसने खुद एक टुकड़ा भी नहीं खाया। गुनिंग की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी मां को इस तरह देखकर बहुत भावुक हो गई। मैम, बहुत सारा मांस है, कृपया थोड़ा अपने लिए भी रख लो। आज बहुत गर्मी है और हमें इसे रात तक नहीं छोड़ना चाहिए, यह खराब हो जाएगा, गुनिंग ने अपनी मां से आग्रह किया। गुमान के मन में दर्द था। उसने देखा कि उसकी बेटी कितनी स्नेह और चिंता से उसकी देखभाल कर रही है। गुमान जानती थी कि उसकी बेटी की चिंता उसकी कमजोरी का परिचायक थी। हालांकि उसने अपनी बेटी के इस प्रयास को नकारा नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी उसे किसी भी हालत में दुखी नहीं देखना चाहती थी। रात के खाने के बाद गुमान ने अपनी बेटी को आराम करने की सलाह दी, लेकिन गुनिंग का दिल चलायमान था। माँ, मैं टहलने जाना चाहती हूँ, मैं जल्दी ही वापस लौट आ जाऊंगी, उसने अपनी बचत से 65 युआन और आईडी कार्ड निकालते हुए कहा। गुमान का दिल डर गया। लेकिन तुम्हें अब आराम की जरूरत है, तुम अभी अस्पताल से बाहर आई हो, उसने चिंतित स्वर में कहा। कोई बात नहीं माँ, मैं अब ठीक हूँ, थोड़ा टहलना भी मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, गुनिंग ने अपनी मां को आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन गुमान का मन अभी भी डर और चिंता से भरा था। माँ, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मेरा फोन मेरे पास है, अगर तुम्हें थकावट लगे या चिंता हो तो मुझे कॉल कर लेना, गुनिंग ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा। गुमान ने उसकी बातों को सुना और एक गहरी साई ली। उसकी बेटी का आत्मनिर्भरता और साहस उसे हर बार गर्व और चिंता में डाल देता था। ठीक है बेटा, उसने अंत में कहा। यह साधारण बातचीत उनके जीवन के छोटे छोटे संघर्षों और आशाओं की कहानी थी। दोनों के बीच का यह लम्हा उनके प्रेम और परवाह का प्रतिनिधित्व करता था। अध्याय 8, आभूषण की दुकान पर एक नाटक। गुमान ने समझौता करते हुए कहा,
तो तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए और जब भी तुम्हें असहज महसूस हो मुझे कॉल करना चाहिए। मैं करूंगी, निंग ने उत्तर दिया और फिर बाहर चली गई। सड़क पर चलते हुए गुनिंग ने अपने हाथ में अपने फोन को देखा। उसका फोन बहुत सस्ता और पुराना था जिसे देखकर उसे नापसंदगी होती थी। मैं पैसे कमाकर अपनी माँ और अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदूंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। गुनिंग के घर से एंटीक मार्केट तक कोई सीधी बस नहीं थी, इसलिए उसने शहर के मुख्य मार्ग से यात्रा करने का फैसला किया। भाग्यवश ये भीड़-भाड़ वाला समय नहीं था और उसे शहर पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे। सड़क पर चलकर वह एंटीक मार्केट के अगले गली के पास पहुंची। यहाँ कई मशहूर ज्वेलरी स्टोर्स थे। उनकी नजर एक खिड़की में रखे चमकीले हरे जेड पर पड़ी। जेड की खूबसूरती ने उसे आकर्षित किया। मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए, उसने सोचा। हालांकि उसे शक्तियों के अवशोषण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने इसका अभ्यास नहीं किया था। उस जिज्ञासा के चलते उसने स्टोर में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची उसके कानों में तीखी आवाज आई। वाह, क्या ये गुनिंग नहीं है? ओह, जब तुम्हारे पास खुद को खिलाने के लिए पैसे होते हैं तो तुम ज्वेलरी स्टोर में काम करने की भी हिम्मत करती हो। गुनिंग का दिल जैसे ठंडा पड़ गया। वह आवाज शाओ फेफई की थी, उसकी पुरानी सहपाठी। शाओ फेफई को गुनिंग से नफरत करने की कई वजहें थीं, लेकिन मुख्य कारण था ईर्ष्या। गुनिंग ने अपनी सुंदरता से शाओ फेफई की चमक को फीका कर दिया था। बचपन से ही गुनिंग का जीवन संघर्षों से भरा था। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन उसने कभी अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया। शाओ फेफई ने स्कूल में उसके साथ बदतमीजी की थी, उसके डेस्क पर गंदगी फेंकी थी, किताबें छीन ली थीं और उसकी पढ़ाई में बाधा डाली थी। यह सब सिर्फ इसलिए कि गुनिंग उससे कहीं अधिक सुंदर थी। स्टोर में सभी लोगों की नजरें गुनिंग पर थी। पढ़े लिखे लोग तो चुपचाप देख रहे थे, लेकिन अमीर और घमंडी लोग उसे घृणा से घूर रहे थे। गुनिंग के फटे पुराने कपड़े और उसकी साधारण सी उपस्थिति उनके लिए जैसे एक अपमान थी। वे नहीं समझ पा रहे थे कि गरीबी और सुंदरता कैसे एक ही स्थान पर मिल सकती हैं। गुनिंग ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित रखा। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। उसकी आत्मा लड़ रही थी, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की लड़ाई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका दी और खिड़की में जेड की चमक को एक बार फिर देखा। वह किसी भी हालत में हार नहीं मान सकती थी। इस नाटक से उसे अपनी राह पर और दृढ़ कदम से आगे बढ़ना था। गुनिंग ने शाओ फेफई को छोड़कर स्टोर में बाकी लोगों की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसने तर्क करते हुए कहा, यह तुम्हारा घर नहीं है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अच्छा, तो क्या तुम यहाँ कुछ खरीदने वाली हो? शाओ फेफई ने उसकी ओर हंसते हुए पूछा। फिर अचानक उसके स्वर में एक छल की तरह आशंका आई। जी, क्या तुम यहाँ कुछ चुराने की योजना बना रही हो? शाओ फेफई की इस बात ने स्टोर में मौजूद सभी लोगों का ध्यान गुनिंग की ओर खींच लिया। कई कर्मचारी, विशेषकर सतर्क और चौकस, उसकी ओर शक की नजरों से देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता और संशय स्पष्ट था। गुनिंग का दिल एक क्षण के लिए संकोच में पड़ा, लेकिन उसने आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कहा, शाओ फेफई, तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हें मानहानि के लिए दोषी ठहरा सकती हूँ। उसकी बात में इतनी सख्ती थी कि शाओ फेफई थोड़े समय के लिए चौंकी। गुनिंग ने अपनी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक ठंडे और आत्मनिर्भर भाव के साथ कहा था, बहन, चलो, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। शाओ फेफई के साथ खड़ी दूसरी लड़की को किसी खतरे का एहसास हुआ और उसने फौरन बाहर जाने की बात कही। क्यों? मैं यहाँ रुककर देखना चाहती हूँ कि वह क्या कर सकती है। शाओ फेफई ने अपना स्वर ऊंचा किया, मानो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजर में गुनिंग सिर्फ एक गरीब छात्रा थी, जिनके पास न तो कोई शक्ति थी, न धन और न ही कोई सहारा। उसकी ये धारणा उसे आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ गुनिंग पर वार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ इसलिए कुछ खरीदना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। गुनिंग ने अपना स्वर सामान्य बनाए रखते हुए कहा, अगर तुम खरीदने नहीं जा रही हो तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। शाओ फेफई ने अपनी बात पर जोर दिया, मैं पहले देखना चाहती हूँ और ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुनिंग ने फिर से स्पष्ट किया। शाओ फेफई का जवाब कहीं फंस गया था। वह स्तब्ध थी, लेकिन गुनिंग ने उसे और वक्त नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ गई।
और शाओ फेफेई ने खुद को समझाया कि उसे इस बहस में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमीर लोग गरीबों से दूरी रखते हैं, लेकिन इस बात के बावजूद किसी ने गुनिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। ज्वेलरी स्टोर में कर्मचारी उसकी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए थे, मानो वह कोई असली चोर हो। ज्वेलरी शोकेस के चारों ओर कैमरा और मॉनिटर लगे थे। गुनिंग ने देखा कि सभी गहनों को सुरक्षित ग्लास में रखा गया था। उन्हें चुराना आसान नहीं था। वह और ज्यादा संकोच में पड़ गई, लेकिन उसने भी एक शब्द न कहा। उसने उन जेड के गहनों की ओर ध्यान दिया। उनके चारों ओर हल्का सफेद कोहरा था। वह ठीक वही था जिसे गुनिंग को अवशोषित करना था, लेकिन कोहरा बहुत ही हल्का था। मतलब ये जेड उतने प्रभावशाली नहीं थे। उसने फिर भी उन्हें अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन उसके चश्मे ने उसकी शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। उसके मन में थोड़ी असहजता थी। उसकी आह ने एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया। देखो, गरीब लोग तो जेड का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। उनका काम बस आ भरना है। कितनी बेचारी है ये लड़की, एक महिला ने कटाक्ष किया। बिल्कुल, गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देख सकते हैं, लेकिन जेड कभी उनके पास नहीं आता। दूसरी महिला ने भी सहमति में सिर हिलाया। गुनिंग की आंखें सुन्न थीं। ये लोग केवल उसकी स्थिति पर तंज कस रहे थे, बिना यह समझे कि वह उनके शब्दों से कितनी चोट पा रही थी। लेकिन उसका हौसला टूटने वाला नहीं था। उसने उन महिलाओं को देखा। वे दोनों लगभग 40 वर्षीय थीं और उनके हाथों में हीरे, सोने और जेड की अंगूठियां थीं। उनके कपड़े महंगे और भव्य थे। उनके सभी आभूषण एक वैभव के संकेत थे। गुनिंग ने अपने दिल में संकल्प किया, मैं भी कभी अपने सपनों को पूरा करूंगी। मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि गरीबों के सपने भी साकार हो सकते हैं। उसने खुद को संभाला और अपनी नजरें फिर से जेड की ओर कीं। यह संघर्ष उसकी मंजिल की ओर एक कदम था, अपने सपनों को साकार करने की ओर एक और कदम। उसके गले में एक प्लैटिनम हार था, जिसमें आकर्षक और सोने जैसी चमक देने वाले ओ लॉर्ड जेड जुड़े थे। उसकी सोने की बालियां भी इतनी बड़ी थीं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। वह महिला अपने धन और विलासिता का खुलेआम प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुनिंग खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। महिला का चेहरा गुस्से से थोड़ा बदल गया। उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? बिल्कुल तुम पर। तुम इतनी अमीर हो, लेकिन फिर भी सस्ते नकली ब्रोकलेट और जेड पहन रही हो। ऐसा क्यों? गुनिंग ने साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। महिला की आंखों में थोड़ी देर के लिए भ्रम और गुस्सा चमका। गुनिंग ने देखा कि महिला की कलाई और गर्दन पर पहने कंगन और जेड नकली थे। उसने उन्हें अवशोषित करने का इरादा किया था, लेकिन महसूस किया कि वे बेईमान और झूठे थे। सोने के गहनों में शायद वास्तविकता का संकेत था, लेकिन गुनिंग ने देखा कि महिला की उंगलियों में जो जेड की अंगूठी थी, वह असली थी। गुनिंग ने तुरंत समझ लिया कि महिला को शायद इसकी जानकारी नहीं थी। उसके अधिकांश गहने नकली थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें पैसे देने के लिए ऐसा किया था। गुनिंग ने अपनी सहनशीलता की परीक्षा की और अब और चुप नहीं रहने का संकल्प लिया। तुमने क्या कहा? महिला के स्वर में अब चिढ़ और शर्मिंदगी दोनों स्पष्ट थीं। उसने सोचा, ये गहने उसके पति के थे, जो एक बेहद अमीर आदमी था। क्या ये नकली कैसे हो सकते थे? अरे, अपना मुंह बंद करो। तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो, महिला ने कड़ाई से कहा। गुनिंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने शब्दों में शांति बनाए रखी। मानो या न मानो, हर ज्वेलरी स्टोर में ज्वेलरी अप्राइजर होते हैं। तुम खुद भी इसे आजमा सकती हो। अगर तुम मुझे माफ करोगी तो मुझे कुछ और करना है। उसने अपने शब्दों के बाद अपनी पीठ मोड़ी और स्टोर से बाहर चली गई। तुम? महिला ने उसे जाने से रोकना चाहा, लेकिन उसके बगल में खड़ी दूसरी महिला ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दो, वह सिर्फ एक गरीब लड़की है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। महिला ने अपना एक और दिखावा किया, ऐसा व्यवहार किया मानो वह किसी रॉयल्टी या कुलीन वर्ग से हो। उसने गुनिंग की पीठ पर तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे तुम गरीब लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर उसने जेड के गहनों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि गुनिंग के शब्द और उसकी प्रतिक्रिया महिला के दिमाग में गूंजते रहे। उसके मन में बेचैनी थी। दूसरी ओर शुपुई फी ज्वेलरी स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, गुनिंग का इंतजार कर रही थी। उसने अंदर जो कुछ भी देखा था, उसकी निगरानी रखी थी। उसकी आंखों में चिंता और आशंका थी।
गुनिंग जब ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकली तो शान फेफे ने उसके पीछे से आलोचना करते हुए कहा, क्या ये दिलचस्प नहीं है? तुम खुद एक टुकड़ा नहीं खरीद सकती और तुम अमीरों से इतनी ईर्ष्या करती हो। गुनिंग ने बिना हिचकिचाए तर्क दिया, अगर तुम इसे खरीद सकती हो तो तुम एक टुकड़ा क्यों नहीं खरीद लेती? तुम। शाओ फेफे चुप हो गई क्योंकि गुनिंग ने सीधे उसकी बात को सही ठहरा दिया था। यह उसे बहुत असहज कर गया। हालांकि शाओ फेफेई एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास लाखों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह इतनी महंगी चीजें खुद से खरीदने में असमर्थ थी। उसके पास हजारों युआन का मासिक भत्ता था, लेकिन उसके खर्च इतने अधिक थे कि उसके पास गहनों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचते थे। वह आज यहाँ इसलिए आई थी कि उसका जन्मदिन आने वाला था। वह अपने जन्मदिन का तोहफा अपने लिए खरीदना चाहती थी, जिसे उसकी माँ उसे देगी। गुनिंग ने शू फेई फेई को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना बेहतर समझा और दुकान से चली गई। शाओ फेफेई को हार का एहसास हुआ, लेकिन वह इस बार लड़ाई के लिए कुछ नहीं कर सकी। उसकी चचेरी बहन शाओजू भी इससे प्रभावित थी। उसने गहरी सांस ली क्योंकि वह जानती थी कि शू फेई का गुस्सा उसकी ओर भी मुड़ सकता था, जैसा कि पहले कई बार हो चुका था। शाओजू जानती थी कि उसका परिवार आर्थिक रूप से शू फेई के परिवार पर निर्भर था और इसलिए उसने खुद को शांत रखा। गुनिंग एंटीक मार्केट की ओर बढ़ गई। एंटीक मार्केट तक पहुंचने में उसे बस से लगभग आधा घंटा लग गया। जैसे ही वह पहुंची, घड़ी में लगभग 3 बज रहे थे। एंटीक मार्केट, जिसे ओल्ड मार्केट भी कहा जाता है, पुराने और प्राचीन वस्तुओं का एक ऐसा केंद्र था जहां हर चीज इतिहास और समय की गहराई समेटे हुए थी। बाजार में अधिकतर लोग अधेड़ उम्र के पुरुष या बुजुर्ग थे। युवा लोगों की भीड़ कम थी। गुनिंग भीड़ में इधर उधर घूमते हुए विशेष रूप से अपनी उम्र की छात्राओं को देखती रही, जो बोरियत से भरी हुई थीं। सड़क के किनारे कई स्टैंड थे। हर जगह अनगिनत वस्तुएं थीं, लेकिन असली प्राचीन वस्तुएं दुर्लभ थीं। गुनिंग ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह थकी हुई थी, खासतौर पर जेड आइज का इस्तेमाल करते हुए थोड़े समय के लिए। उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। उसने ध्यान से बाजार के प्रत्येक कोने में देखा, लेकिन उसकी खोज निराशाजनक थी। यहाँ उसे कोई भी प्रामाणिक वस्तु नहीं मिली। बाजार बहुत पहले से ही अपनी गहराई में चला गया था और प्राचीन वस्तुओं के सभी विकल्प खत्म हो चुके थे। गुनिंग सोच रही थी कि शायद प्राचीन वस्तुओं से पैसे कमाने का सपना सिर्फ उसकी भूल थी। यहाँ से कुछ हासिल करना संभव नहीं था। हालांकि उसके पास विकल्पों में कई पथ थे, लेकिन ज्यादातर बर्मा और अन्य प्रांतों से लाए गए थे। इनमें से एक सही पत्थर ढूंढना आसान नहीं था। सिटी एफ में गुनिंग के लिए किसी बड़े लाभ की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने खोज जारी रखी। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई, अचानक उसकी नजरें एक चीज पर गईं। यह एक पुराना ब्रोकलेट था जिसमें ड्वार्फ काले चीनी मिट्टी के बर्तन थे। हर एक बर्तन इतना बड़ा था कि उसे पेड़ की तरह देखना मुश्किल नहीं था। इसके चारों ओर गंदगी और पुराने दाग थे और वह किसी चमक या आकर्षण के बिना था। लेकिन गुनिंग ने उस पर ध्यान से हल्के सफेद कोहरे की परत बनाई। कोहरा उस पर बेहद हल्के रंग से घूमा और गुनिंग ने देखा कि यह एक विशेष ऊर्जा से भरा था। उसकी आंखें चमक गईं। उसने अपनी खोज को जारी रखा, इस रहस्यमय वस्तु की ओर और ध्यान केंद्रित करते हुए। यह उसकी अंतर्मन की आवाज थी जो कहती थी कि यह वस्तु सामान्य नहीं थी। गुनिंग ने कंगन को देखा और महसूस किया कि इसमें कोई न कोई ताकत जरूर थी। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह स्टैंड की ओर बढ़ी। स्टैंड का मालिक उसे पहले ही देख चुका था और उसकी साधारण कपड़ों की वजह से उसे एक गरीब लड़की, शायद किसी ट्रांसजेंडर लड़की की तरह लग रहा था। गुनिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे कंगन की ओर इशारा किया। यह कितने का है, कृपया बताइए। स्टैंड मालिक ने कंगन पर निगाह डाली और तिरस्कार के साथ भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, 50 युआन। उसके स्वर में स्पष्ट तिरस्कार था। उसकी नजर में कंगन नकली था और वह इसे जल्द ही फेंकने का भी सोच रहा था। लेकिन फिर भी उसके पास एक खरीदार था, इसलिए उसने जवाब देना जरूरी समझा। गुनिंग के लिए 50 युआन बहुत थे, लेकिन उसने अपनी असली मंशा दिखाना उचित नहीं समझा। उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं? मैं एक छात्रा हूं और मेरे पास पैसे कम हैं। स्टैंड मालिक ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अनफोर्ड युआन, बस इतना ही।
गुनिंग ने थोड़े समय के लिए हिचकिचाहट का अभिनय किया और फिर कहा, बढ़िया, मैं इसे ले लूंगी। उसने तुरंत पैसे निकालकर स्टैंड मालिक को दे दिए। स्टैंड मालिक ने पैसे लिए और कंगन गुनिंग को दे दिया। गुनिंग कंगन लेकर सीधे मूल्यांकन केंद्र की ओर बढ़ गई। उसकी मंशा इस कंगन की प्रामाणिकता की जांच करने की नहीं थी, बल्कि उसकी खोज पैसे जुटाने की थी। मूल्यांकन केंद्र पर पहुंचते ही उसे कई लोग दिखाई दिए। कुछ लोग मनोरंजन के लिए वहां आए थे, तो कुछ खरीदी बिक्री के नतीजों के लिए। यह जगह प्राचीन वस्तुओं की पहचान के लिए थी और हर कोई यहां अपनी चीजों की प्रामाणिकता जांचवाने आया था। मूल्यांकन केंद्र के नियम काफी स्पष्ट थे। अगर कोई वस्तु नकली होती तो उसके लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाता था, और अगर वस्तु असली होती तो उसके मूल्यांकन के लिए शुल्क लिया जाता था। गुनिंग मूल्यांकन की टेबल पर पहुंच गई। वहां एक मूल्यांकन करता था, उसके सामने कई वस्तुएं रखी हुई थीं। एक सूफ बोतल को देख वह मूल्यांकन करने में व्यस्त था। गुनिंग ने अपनी जेड आंखों का इस्तेमाल किया। उसकी निगाहें सूफ बोतल पर थीं और वह महसूस कर सकती थी कि इसके चारों ओर कोई विशेष ऊर्जा या कोहरा मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि यह नकली था। यह नकली है, मूल्यांकनकर्ता ने ज़ेम मिनट में निष्कर्ष निकाल दिया। सुनते ही भीड़ में से एक पुरुष ने आश्चर्य और गुस्से से कहा, क्या यह नकली है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर स्पष्ट आशंका थी। क्या तुम अब मुझसे सवाल कर रहे हो? मूल्यांकनकर्ता ने उसकी बात पर नाखुश होकर पूछा। नहीं नहीं, पुरुष ने जल्दी से समझाया, लेकिन यह मेरे दादाजी से मेरे पिता और फिर विरासत में मिला है। मैं इसे नकली मान नहीं सकता। केंद्र में मौजूद अन्य लोग भी उसकी बात पर सहानुभूति दिखाते हुए मड़मड़ कर रहे थे। ब्रे, यह समझ में आता है कि यदि यह विरासत में मिला है तो यह नकली भी हो सकता है। गुनिंग ने उनके चेहरे पर छलकते शक और आशंका देखी और समझ लिया कि वह अपनी खोज में सही रास्ते पर है। सच में, किसी ने गहराई से सवाल किया, हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई गलती की हो। यह तो एक सामान्य बात है। दूसरों ने भी यही बात दोहराई। उनके स्वर में संकोच और सहानुभूति थी। मौन का चेहरा नाखुश था। वह अपनी विरासत के साथ तेजी से वहां से चला गया। उसका दिल निराशा से भरा था। उसे लगा था कि एक असली प्राचीन वस्तु होगी जिसे बेचकर वह अच्छा लाभ कमा सकेगा, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह उम्मीदें अधूरी थीं। भीड़ में अब कुछ और लोग बहस कर रहे थे। हाय, क्या तुम मेरे लिए इस कंगन की पहचान कर सकते हो? गुनिंग ने अपनी बात रखी और मूल्यांकनकर्ता को वह कंगन सौंप दिया जिसे उसने अभी अभी खरीदी थी। गुनिंग की उपस्थिति ने भीड़ में हलचल मचा दी। देखो, उसे ये गंदी चीज कहां से मिली? ये तो बहुत बदसूरत है। यह छोटी लड़की पैसे के लिए पागल है। मैं कहती हूं कि यह नकली है। उनकी बातों का गुनिंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने शांत होकर अपनी उम्मीदों को बनाए रखा। वह अपने मन में सोच रही थी, देखते हैं क्या यह सच में असली है। मूल्यांकनकर्ता ने धूल से भरे कंगन पर नजर डाली और उसे उठाया। उसकी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। यह नकली है, उसने कहा। लेकिन जैसे जैसे उसने कंगन को नैपकिन से साफ करना शुरू किया, उसके चेहरे की भावनाओं में बदलाव आया। उसने कंगन को धीरे धीरे साफ किया और सफाई के बाद उसका असली रंग उभर कर सामने आया। यह नीले और सफेद रंग का था और चीनी मिट्टी से बना हुआ प्रतीत होता था। मूल्यांकनकर्ता ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका माथा चकराया। उसे अब शक था कि ये एक आधुनिक कला हो सकती है, क्योंकि प्राचीन समय में चीनी मिट्टी का उपयोग ब्रेसलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता था। रुको, क्या हुआ? भीड़ ने सवाल किया। क्या यह असली है? एक ने उत्सुकता से पूछा। मूल्यांकनकर्ता चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें अब कंगन पर गहरी हो गई थीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह नीले और सफेद चीनी मिट्टी से बना है। यह मिंग और किंग राजवंश से संबंधित हो सकता है। सुनते ही सभी लोग चौंक गए। क्या? मिंग और किंग राजवंश से? सच में? भीड़ में एक हलचल पैदा हो गई। यह विश्वास उनके चेहरों पर था। उनकी आशंका और उम्मीदें सामने आ रही थीं। गुनिंग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उस भीड़ को देखा। वह शांत थी, लेकिन उनके चेहरों पर पड़े अचंभे से उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ खास पाया है। यह मिंग और किंग राजवंश से संबंधित नीला और सफेद चीनी मिट्टी है। मुझे लगता है कि शायद इसका असली हिस्सा टूट गया होगा और किसी ने इसे ब्रेसलेट में बदल दिया है। भीड़ में से एक ने उसकी बात पर सवाल किया। बता दो, जवान लड़की, तुम्हें यह ब्रेसलेट कहां से मिला?
गुनिंग ने ईमानदारी से कहा, मैंने इसे एक सामान्य स्टैंड से खरीदा है। क्या? तुम इसे गलती से ले आई? कितनी भाग्यशाली लड़की हो तुम। भीड़ में से कई लोग सहमत होकर मुस्कुराए। तभी सूट पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, युवा लड़की, क्या तुम इसे बेचना चाहोगी? मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। उसके स्वर में प्रस्ताव था, बिना किसी देरी के। भीड़ में हलचल और चुप्पी की लहर दौड़ गई। सभी लोगों की नजरें गुनिंग पर थीं। गुनिंग ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह प्रस्ताव कितना बड़ा था, लेकिन उसकी दिमागी स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह निर्णय ले रही हो।